जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी पटवारी और अन्य जो भी है ग्रुप 2, ग्रुप 4 और वन रक्षक और अन्य विभाग की जितनी भी भर्तियां आई हैं मध्य प्रदेश में तात्कालिक, उन सभी भर्तियों के लिए विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मध्य प्रदेश की पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और 100% इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है गैसीय विनिमय द्वारा होता है। गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है बताइए। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि जो गैसीय विनिमय होता है वो होता है किसके द्वारा? पर्णरंध्र द्वारा। पर्णरंध्र का मतलब होता है हिंदी में, अगर आप जानते हैं यही होता है हिंदी में, आप जो है पर्णरंध्र कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है स्टोमेटा। इंग्लिश का नाम इसमें सब कुछ सरल लगेगा क्योंकि पर्णरंध्र और वातरंध्र में डाउट में रहेंगे तो जो है गैसीय विनिमय जो है पौधों में, जो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनसे पौधे जो है सांस लेते हैं, जिसको कहते हैं अपन स्टोमेटा, और स्टोमेटा को ही हिंदी में कहा जाता है पर्णरंध्र। तो गैसीय विनिमय जो है प्लांटों या पौधों में होता है वो किसके द्वारा होता है? पर्णरंध्र के द्वारा। और जो वातरंध्र है वो होते हैं पौधों के तनों में, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है एडम एप्पल किस में पाया जाता है? एडम एप्पल जो है किस में पाया जाता है? भैंस में, कुत्ते में, मादा मनुष्य में, नर मनुष्य में। एडम एप्पल किस में पाया जाता है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर एडम एप्पल जो पाया जाता है वो पाया जाता है किस में? वो पाया जाता है मादा में, और वो भी किस में? मनुष्य में। मादा में और किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। ये होता क्या है, देखो श्वास नली जो होती है आपकी श्वास नली का जो अगला सिरा होता है एक बक्से के समान रचना होती है, उसमें जिसे कंठ का क्या कहते हैं? स्वरकोश कहते हैं, या फिर जिसे एडम एप्पल कहते हैं। जो श्वास नली है ऊपर एक बक्से जैसी संरचना होती है जिसको अपन कहते हैं स्वरतंत्र या फिर एडम एप्पल जिसका नाम होता है, तो वे मादा मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका श्वास नली, श्वास नाल तथा श्वसनियों में उपस्थित होते हैं। श्वास नाल तथा श्वसनियों में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? श्वास नाल और श्वसनियों में सी आकार के उपास्थि छल्ले, पूर्ण उपास्थि छल्ले, पूर्ण काइटिन के बने छल्ले या आकार की काइटिन के छल्ले। बताइए क्या होता है। तो जो है देखिए श्वास नाल होती है, मान लीजिए श्वास नाल जो है लसलसी चिपचिपी होती है, लेकिन जब आप सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, मान लीजिए आपने नाक बंद कर ली और सांस ली, तो फिर किस पर? आपके पाइप पर प्रेशर आएगा। पाइप यानी कि आपकी श्वास नाल पर प्रेशर आएगा। श्वास नाल की जो है आमने सामने की सतह हो सकता है आपस में चिपक जाए, और चिपकने के बाद में जो है छूटे नहीं। तो इसके लिए जो है जब भगवान शरीर को आपको बना रहे थे तो उसकी सुरक्षा के लिए इसके बीच में उन्होंने क्या बनाए थे? सी आकार के उपास्थि के छल्ले बना दिए थे, ताकि जो है एक दूसरे से ये चिपके नहीं, इसको दूर दूर करे रखे। तो जो है कार्टिलेज उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के छल्ले बनाए थे। हड्डी का ही एक मुलायम जो मुलायम हड्डी होती है उसको कहा जाता है कार्टिलेज, तो यानी कि अस्थि के नीचे जो होता है उपास्थि, तो उसके जो है श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ताकि ये जो है आपकी श्वास नली श्वसन के समय चिपके नहीं। तो इसमें क्या पाया जाता है? श्वास नाल में सी आकार के उपास्थि के छल्ले। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस में होता है? फेफड़ों में जो है गैसीय विनिमय किस में होता है? श्वास नली में, श्वसनियों में, श्वासनिकाओं में या फिर वायुकोश में। फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस में होता है? तो देखिए पहले श्वास नली से गया, श्वास नली से श्वसनियों से बढ़ता हुआ गया और वो पहुंचता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में छोटे छोटे क्या होते हैं? वायुकोश होते हैं जहां पर गैसीय विनिमय होता है। तो फेफड़ों में जो है गैसीय विनिमय होता है वो होता है कहाँ पर? वायुकोशों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आस्तरित होती है। जो श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला और कोशिकाओं से आस्तरित होती है, सीलिया का मुख्य कार्य क्या है? जो है सीलिया का मुख्य कार्य क्या है बताइए। श्वसन मार्ग में जो सीलिया होती है उसका मुख्य कार्य क्या है? धूल के कणों को प्रवेश से रोकना, या जीवाणुओं को प्रवेश लेने से रोकना, या फिर जीवाणु तथा धूल के कणयुक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना, या फिर वायु को नासा मार्ग में धकेलना। बताइए श्वसन मार्ग में जो सीलिया युक्त उपकलाएं होती हैं उन कोशिकाओं का जो है क्या कार्य होता है? तो देखिए
श्वसन मार्ग में जो स्तंभी सीलिया युक्त जो उपकलाएं होती हैं उनका जो मार्ग जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकलना। वो है जो आप इकट्ठी नाक में आपके कचड़ा इकट्ठा होता रहता है लसलसे के रूप में। फिर इसके बाद आप जब जो है ब्रश करते हैं और अपने नासा द्वारा यानी नाक की सफाई करते हैं तो चिपचिपे पदार्थ के साथ ये बाहर निकल जाती है श्लेष्मा के साथ। तो जो है स्तंभ युक्त जो सीलिया होती हैं वो क्या करती हैं, जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। कई बार ये प्रश्न देखिए पूछे गए हैं पुरानी परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है अवयवी जंतुओं में, पेशीय कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लगभग सभी कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। किस में होती है बताइए। जी हाँ, तो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है वो लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। किस में होती है, लगभग सभी कोशिकाओं में होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है ये बताइए। तो आप कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिकीय श्वसन में मोटे तौर पर ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इसी जगह पर दूसरे कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग हो तो पहले ग्लूकोज या शर्करा में रूपांतरित होते हैं। इसके लिए आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राथमिक अविकसित कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस की वह प्रक्रिया है मोटे तौर पर जो ग्लूकोज को अपने छोटे छोटे कणों में तोड़े, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है और सभी कोशिकाओं में ये होती है। श्वसन है, श्वसन क्या है, उपचयी तथा ऊर्जाजनक क्रिया, अपचयी और ऊर्जा शोषी क्रिया, अपचयी तथा ऊर्जाजनक क्रिया, अपचयी तथा ऊर्जा शोषी क्रिया। बताइए क्या है श्वसन है। जी हाँ, तो देखिए जो श्वसन है वो है आपकी अपचयी तथा ऊर्जाजनक क्रिया। ऊर्जाजनक यानी कि जो है श्वसन में ऊर्जा बनती है जो कि हमें कोशिकाओं को मिलती है, कोशिकाओं से फिर हमारे एक एक अंग को मिलती है। तो प्रत्येक अंग में रक्त के द्वारा जाती है और कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। कोशिकाओं से आपके एक एक कोश अंग आपका कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिली यानी प्रत्येक अंग को ऊर्जा मिली। तो श्वसन में जो है ऊर्जाजनक क्रिया है और कैसी क्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है किसकी, एपिग्लॉटिस बताइए किसकी सीमा निर्धारित करता है। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है किसकी करता है, एपिग्लॉटिस जो है ईस्टकेनियन नलिका की, ग्लॉटिस अथवा कंठद्वार की या फेफड़ों की या फिर अंतःकरण की। तो एपिग्लॉटिस किसकी सीमा निर्धारित करता है बताइए। तो जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस अथवा कंठ द्वार पर सीमा निर्धारित करता है। किस प्रकार से, पहले ये समझ लीजिए आप एपिग्लॉटिस होता क्या है। तो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी उनको तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखी है वो समझें एपिग्लॉटिस क्या होता है। देखिए श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे से छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है। जो है श्वास नली का ऊपर का सिरा जो है छोटे से छेद से किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्रसनी से। इस छेद को जो छेद होता है उसको कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी यानी कि ग्लॉटिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और यह छिद्र जो है उपास्थि से एक छेद द्वारा ढका होता है। यह छेद जो है एक छोटी उपास्थि द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं आप एपिग्लॉटिस। ठीक है, और इसका लाभ क्या है, देखिए भोजन निगलते समय जब एपिग्लॉटिस, भोजन जब आप निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। क्या करता है, एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस के छेद को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि भोजन जो है श्वास नली में नहीं जाता है। इसके बाद जब भोजन पूरा हो जाता है तो वो खुल जाता है और उससे जो है आपकी क्या होती रहती है, श्वसन तंत्र का आदान प्रदान होता रहता है, श्वसन का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि एक ढक्कन लगा होता है और जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, और जो छेद है इसको कहते हैं ग्लॉटिस। तो जब भोजन आप चबाते हैं तो ये बंद रहता है ढक्कन से ताकि श्वास नली में खाना ना जाए, और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो ये खुला रहता है जिससे श्वसन होती रहती है। तो इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि कंठ द्वार पर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है जो श्वसन गैस को रुधिर द्वारा संचालित करता है? निम्न में कौन सा कथन सही है जो श्वसन गैस को रुधिर द्वारा संचालित करता है? बताइए कौन सा है। नंबर आ, लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन संचालित करती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं कुछ भी संचालित नहीं करती हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड संचालित नहीं करती है, दोनों भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर द, कि लाल रुधिर कणिकाएं और क्या, प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संचालन करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा ऑक्सीजन का और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का संचालन करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। श्वसन पथ में धनु स्तंभ है, दमा है, पीलिया है, पेचिस है। तो आप अच्छे से जानते हैं श्वसन तंत्र में संबंधित जो विकार है वो है दमा, दम घुटना या दमा। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन पथ के अंग में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है। श्वसन पथ में जब वायु अंदर की ओर जाती है तो पहले किस अंग से होकर किस क्रम में गुजरती है, आपको उस क्रम को बताना है। बताइए, कंठ, श्वासनली, एल्वियोली या फेफड़े? नॉस्ट्रल, कंठ, श्वासनली, फेफड़े, मुख, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े, नॉस्ट्रल, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। बताइए कौन सा जो है क्रम सही है श्वसन पथ के अंगों में? बताइए किस प्रकार का क्रम सही होगा? तो आप कहेंगे कि पहले जो है वायु कहाँ जाती है, नॉस्ट्रल में, जहाँ पर सारे जो है धूल के कण वगैरह चिपक जाते हैं, नॉस्ट्रल, इसके बाद कंठ, इसके बाद ग्रसनी, इसके बाद श्वासनली और इसके बाद जाती है कहाँ पर, फेफड़ों में। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा कि श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है। तो नॉस्ट्रल, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े, इस प्रकार से ये गति करती है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। श्वसन में डायाफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है? श्वसन में जो है डायाफ्राम है उसको कब ऊपर धकेला जाता है? निःश्वसन के समय, निःश्वसन के समाप्ति समय, विश्राम के समय या व्यायाम के समय? बताइए श्वसन में डायाफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है? बताइए। तो आप कहेंगे कि श्वसन में जो है डायाफ्राम को निःश्वसन की समाप्ति के समय जो है ऊपर धकेला जाता है। कब धकेला जाता है? निःश्वसन की समाप्ति के समय। इससे संबंधित एक और प्रश्न आगे है तो इससे विस्तार की चर्चा आप वहाँ करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे। मनुष्य के फेफड़े छोटे वायु कोशों से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वायु नली कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं या ट्रैकियोल्स कहते हैं? तो मनुष्य के छोटे फेफड़े जो है छोटे छोटे वायु कोशों से बने होते हैं, जिनको आप नाम देते हैं वायु कोष्ठिका। क्या नाम देते हैं? वायु कोष्ठिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। बताइए किस में होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? सिराओं में, कोशिकाओं में, धमनियों में, हृदय में। तो आप जानते हैं वायु कोशिकाओं से जो है ऑक्सीजन मिलके कहाँ जाती है? प्रत्येक कोशिका में जाती है और प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने होते हैं तो ऊतकों को ऊर्जा मिलती है, ऊतकों से मिलकर अंग बने होते तो अंगों को ऊर्जा मिलती है। तो जो है श्वसन में जो गैस जाती है श्वसन के लिए वो कहाँ जाती है? कोशिकाओं में पहुँचती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न क्रमांक 15, निःश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए, क्या होंगी? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। निःश्वसन के दौरान जो है घटनाओं को चुनिए। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि निःश्वसन के जो दौरान है वो क्या हो जाते हैं? डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती हैं और फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़ों के ऊपर हैं पसलियाँ और जब फेफड़े फूलेंगे तो पसलियाँ तो ऊपर उठेंगे ही और डायफ्राम क्या हो जाते हैं? डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं और फेफड़े जो हैं फैल जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है। जो है महिलाओं की आवाज़ में पिच ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा।
क्योंकि महिला की घोषतंत्री लगभग इतनी होती है। घोषतंत्री महिलाओं की कितनी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि जो है महिलाओं की जो घोषतंत्री है वो 1.25 सेंटीमीटर और 1.75 सेंटीमीटर यानी 1.25 से 1.75 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसलिए जो है महिला की आवाज़ की जो पिच है पुरुषों की अपेक्षा हाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17। विश्रामावस्था के दौरान जब आप विश्राम करते हैं तो औसत वयस्क में प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर है। यानी व्यक्ति विश्राम के समय सामान्य सांस कितनी लेता है? 9 से 12 बार, 15 से 18 बार, 21 से 24 बार या 30 से 33 बार। बताइए 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आप कहेंगे कि जब वयस्क व्यक्ति जो है बैठ के या विश्राम करता है तो वो नॉर्मली 15 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार? 15 से 18 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 है, श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है। श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है मेढकों में, कीटों में, केंचुओं में या फिर मछलियों में। श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, बताइए किस में? तो आप कहेंगे इसका सही आंसर होगा श्वास नली में जो है श्वसन देखा जाता है वो देखा जाता है कीटों में। किस में? कीटों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की आंत में रहने वाले टैपवार्म किस प्रकार का श्वसन लिया जाता है? मनुष्य की आंत में रहने वाले टैपवार्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन लिया जाता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये एक तरीके से बस एक बार श्वसन करते हैं, ये श्वसन नहीं करते। तो मनुष्य की आंत में रहने वाले टैपवार्म किस प्रकार का श्वसन करते हैं, बताइए। तो आप कहेंगे कि मनुष्य के जो है आंत में रहने वाला टैपवार्म जो है वो अवायवीय श्वसन करते हैं। कैसा श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको वायु तो उपस्थित होती नहीं है और इसमें क्या होता है 21 किलो कैलोरी या फिर कह सकते हैं आप 2 ATP ऊर्जा के अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की आंत में जो टैपवार्म है वो कैसा श्वसन करता है? वो करता है अवायवीय श्वसन। कैसा श्वसन करता है? अवायवीय श्वसन। और आज के वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है, मनुष्य श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया गया है और क्रम से दिया गया है, लेकिन में एक चरण गलत हो गया, इसे पता लगाएं। नीचे श्वसन तंत्र का क्रम दिया गया है लेकिन एक अंग का जो नाम है वो गलत लिख गया है, क्रम गलत लिख गया है। आपको उसकी छटनी करनी है कि वो कौन सा क्रम है। नासाद्वार, ग्रसनी, ब्रोंकाई, श्वासनली, श्वसनिका, फेफड़े, वायुकोष्ठिका। बताइए इसमें कौन अपने सही क्रम में नहीं है? जी हाँ, तो आप कहेंगे ब्रोंकाई एक रोग है और ये अपने सही क्रम में नहीं है। ब्रोंकाई जो है अपने सही क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है श्वसन मार्ग में ब्रोंकाई श्वास नली के अगर ये 5 नंबर पे होता ब्रोंकाई तो इस सही हो सकता था, लेकिन वो है 3 नंबर पर। श्वास नली के बाद होता है ब्रोंकाई, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण श्वसन तंत्र से संबंधित 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आपको कितने सही हो गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, PDF की जो लिंक आपको चाहिए इस PDF की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।